दोस्तों नमस्कार। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जिन बातों को कह गए, ऐसा इससे पहले कभी किसी ने कहा नहीं होगा। भारत में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जो सवाल उठा दिए, ऐसे सवाल इससे पहले कभी किसी विपक्ष के नेता ने उठाए नहीं होंगे। मध्य प्रदेश के मंत्री ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया और जिस तर्ज पर इस देश में एक महिला सैनिक अधिकारी को लेकर जो कुछ कहा और जिस तरीके से कहा, वैसा इस देश के किसी भी राज्य के किसी भी मंत्री ने इससे पहले कभी नहीं कहा होगा। और इस देश में यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर ने जो बातें कहीं और उन बातों के आधार पर जिस तर्ज पर महिला आयोग हरियाणा का जाग गया और उसके बाद जो कुछ इस देश के भीतर हो रहा है, शायद ऐसा पहले कभी हुआ नहीं होगा। इतना ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर उसको भी अपने प्रचार का हिस्सा बना लिया जाए, यह सोच इससे पहले ना तो कभी किसी ऑपरेशन या फिर किसी युद्ध के मौके पर आई होगी। लेकिन सब कुछ इस देश के भीतर में हो रहा है और यह सवाल धीरे धीरे बड़ा होते चला जा रहा है कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर का सच क्या है। क्योंकि विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं और सवालों को जन्म इस देश के विदेश मंत्री का कथन दे रहा है। यह सवाल और बड़ा हो चला है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अंतर्राष्ट्रीय अखबारों की रिपोर्ट में जो छप रहा है, वो रिपोर्ट बिल्कुल अलग है जो भारत के भीतर बताया जा रहा है। और यह भी बिल्कुल अलग है कि दुनिया के 33 देशों में भारतीय प्रतिनिधिमंडल अब तैयार है। टिकट कटना है और दुनिया के 33 देशों में 7 अलग अलग डेलीगेशन जाएंगे और बताएंगे कि दरअसल ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ कैसी एक बड़ी कार्रवाई थी और हम कामयाब हो गए। ये सारे सवाल क्यों जरूरी हैं? इन सारे सवालों को लेकर क्या वाकई भारत के भीतर की परिस्थितियों ने पहली बार 3 ऐसे हालात खड़े कर दिए हैं जिसमें इस देश की अंदरूनी राजनीति भी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और पड़ोसियों के आतंकवाद के पीछे खड़े होने की सोच से अपने देश की राजनीति में टकराने लगी है? दूसरा बड़ा सवाल इस दौर में और बड़ा है, क्या वाकई सत्ता और विपक्ष के बीच विदेश नीति और कूटनीति को लेकर जो सहमति थी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद की परिस्थितियां जो तकरीबन 12 दिन बीत चुके हैं, उसके बाद ऐसे हालात धीरे धीरे बनने लगे हैं जहां टकराव की परिस्थितियां भारत के द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर के सच को सामने लाने या सच को छुपाने की परिस्थितियों के बीच फंस गई है। और तीसरी परिस्थिति बेहद गंभीर है, क्योंकि जिन हथियारों के साथ भारत खड़ा है, उन्हीं हथियारों को लेकर दुनिया के अलग अलग देशों में ये सवाल बड़े हो चले हैं। इस दौर में चीन की सैन्य ताकत को लेकर कभी किसी ने अंदेशा लगाया ही नहीं कि वह जिस अंदाज में शक्तिशाली हो रहा है और अगर वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है तो फिर आतंकवाद और पाकिस्तान को लेकर दुनिया कौन सी परिभाषा गढ़ेगी। यह बड़ा सवाल इसलिए और बड़ा हो गया क्योंकि अमेरिका भी पहली बार उसी पक्ष में खड़ा है जो भारत के ठीक उल्टा है। हमें लगता है कि आज मामले को उलझाया नहीं जाए, एक एक परतों को धीरे धीरे समझने और खोलने की जरूरत है। पहला सवाल तो यह है, क्या वाकई ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से ऐन पहले पाकिस्तान को जानकारी दे दी गई थी? और यह बात इस देश में आईएफएस के अधिकारी रहे एस जयशंकर, यानी इस देश में फॉरेन सेक्रेटरी रहे एस जयशंकर और उसके बाद मंत्री बने एस जयशंकर,
उनके शब्दों में हेरफेर तो नहीं हो सकता और उनकी अंग्रेजी भी अच्छी खासी है। और इसलिए यह महत्वपूर्ण है क्योंकि जो बातें उन्होंने कही उसके 18 घंटे के बाद प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी यानी सरकार की तरफ से जो बातों को रखती है उन्होंने रखा और कहा कि दरअसल गलत संदर्भ में आपने यह सुना है। और पीआईबी ने भी स्पष्टीकरण तब दिया जब देश के भीतर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कुछ सवालों को खड़ा किया। हमें लगता है बात आज एकदम शुरू से ही शुरू करनी चाहिए। क्या कहा देश के विदेश मंत्री ने, पहले उनकी बात। That because even at that start, at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. तो विदेश मंत्री की अंग्रेजी कच्ची नहीं है। एक एक शब्द को लेकर अगर समझा जाए तो स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान को जानकारी दे दी थी कि कहां पर अटैक करेंगे और वो अटैक जो होगा वह आतंकवादी अड्डों पर होगा। हम किसी रिहायशी इलाकों में या सेना पर अटैक नहीं करेंगे, चुनना आपको है। आप रिटेलिएट यानी जवाब देंगे या फिर खामोश रहेंगे। तो उन्होंने अपने तौर पर जवाब उस रात नहीं दिया। कुछ इसी अंदाज में अपनी बातों को कहा गया और यह सब कुछ ऑपरेशन सिंदूर के होने के 9 दिनों के बाद यानी 16 मई को कहा गया। 17 मई को देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, हमारे हमला शुरू करने से पहले पाकिस्तान को जानकारी देना अपराध है। विदेश मंत्री इस बात को सार्वजनिक रूप से स्वीकार रहे हैं कि भारत सरकार ने ऐसा किया। तो हम 2 ही सवाल पूछते हैं, इस बात की अनुमति किसने दी, और दूसरा, इसके कारण हमारी एयरफोर्स ने कितने एयरक्राफ्ट को गंवाया है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर यह सवाल बड़ा था इस दौर में, क्या भारत के एयरक्राफ्ट कहीं गिरे हैं। सरकार ने इनकार किया, राहुल गांधी ने सवाल किया। पीआईबी ने कहा बिल्कुल गलत, बयान को गलत संदर्भ में पेश किया गया, आप इसे इस रूप में नहीं देखें। यह बात 18 तारीख की है जब पीआईबी ने कहा। तो उसके एक दिन के बाद आज फिर राहुल गांधी ने कहा, हमने कितने विमान खोए क्योंकि पाकिस्तान को हमले के बारे में पहले से पता था, कोई चूक नहीं थी, यह अपराध था और देश को सच्चाई जानने का हक है। इस दौर में संसद बुलाने की मांग हो रही है। सर्वदलीय बैठक जो उससे पहले पहलगाम के बाद बुलाई गई थी, उसमें प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी नहीं थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस तरीके की कोई स्थिति आई नहीं। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जानकारी दी तमाम दूसरे दलों को, लेकिन प्रधानमंत्री की मौजूदगी नहीं थी। और इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री अपने ही कैबिनेट के भीतर, कैबिनेट को कोई भी मंत्री अपने तरीके से अपनी बात रख सकता है या नहीं रख सकता है, यह सवाल शायद 2014 के बाद से ही गायब हो गया है। प्रधानमंत्री कमोवेश इस देश के रक्षा मंत्री, इस देश के विदेश मंत्री, हर दृष्टि से वो हर दिशा में काम करते हैं और पीएमओ भारत का उसी तर्ज पर काम भी कर रहा है, क्योंकि उसके भीतर बैठे जो ज्वाइंट सेक्रेटरीज हैं वो पूरी रिपोर्ट तैयार करते हैं। ये सारी परिस्थितियां हैं, लेकिन आज उस हिस्से में मत जाइए। सवाल सबसे बड़ा ये हो चला कि अगर इस देश के भीतर क्या ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कोई सवाल उठ रहा है और अगर विपक्ष के नेता उठा रहे हैं और उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेशन तैयार बैठा है कि दुनिया के 33 देशों में जाकर वहां पर वो हालात को बताएगा, तो क्या किसी भी देश के भीतर, पहले तो सवाल सिर्फ इतना था कि जब आप जिक्र करेंगे आतंकवाद और पाकिस्तान का, तो क्या विपक्ष के तौर पर इस दौर में जब कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है और अमेरिकी राष्ट्रपति ने यानी ट्रंप ने कश्मीर का जिक्र कर दिया है, तो क्या किसी देश में कश्मीर के बारे में भी कुछ पूछा जाएगा? यह पहला सवाल था। लेकिन अब दूसरा सवाल है
दूसरा सवाल यह है कि इस देश में विपक्ष के नेता और विपक्ष अगर ऑपरेशन सिंदूर के सच को जानने के लिए बार बार सवाल कर रहा है और उसके दायरे में देश के विदेश मंत्री हैं, तो क्या इन सवालों को लेकर दुनिया में चिंतन मनन नहीं हो रहा होगा? और खास तौर से तब जब दुनिया के कई देशों की रिपोर्ट इस दौर में, जिसका जिक्र राहुल गांधी कर गए, कितने एयरक्राफ्ट को गंवाया, इसको लेकर अलग अलग अखबारों की रिपोर्ट दुनिया में छप रही है। और यह बेचैनी फ्रांस के भीतर भी है राफेल को लेकर। और चाइना अपने ताकत के साथ दुनिया को मैसेज भी दे रहा है कि आप इधर उधर मत देखिए, हम ही एकमात्र देश हैं जो स्टेबल हैं, इसीलिए कोई यहां इन्वेस्टमेंट रोकेगा नहीं। शायद इसीलिए अब इसको अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कोई कैसे लेगा, यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर कांग्रेस इस देश के भीतर, पाकिस्तान के भीतर हो रही टेलीविजन की चर्चाओं को दिखाते हुए यह सवाल खड़ा करने लगे कि अब तो भारत के विदेश मंत्री का वक्तव्य भी पाकिस्तान के न्यूज चैनलों में रेंगने लगा है और आप जवाब नहीं देंगे तो स्थितियां बिगड़ जाएंगी। और आज यही हुआ। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा बैठ गए और उन्होंने वहां का बयान दिखाना शुरू किया और उसके बाद सवाल किया कि राहुल गांधी के सवालों का जवाब तो दीजिए। अब मैं बताता हूं पाकिस्तान के पैगाम दे दिया कि हम मजबूर हैं, हमने ये करना है, मगर फिक्र की कोई बात नहीं है। हमारे इरादे को जंग के नहीं है। हाँ, मिलिट्री के आपको निशाना नहीं बनाएंगे। हम टेररिस्ट के 4-5 ठिकाने हैं, वहाँ एक एक ठा कर देंगे। हाँ। एक ही गल हुई, यही किया ना जी। ये आप देख रहे हैं जयशंकर जी के चर्चे पाकिस्तान में टीवी पर चल रहे हैं और हंसी उड़ाई जा रही है हमारे मुल्क की। और उसके बाद जयशंकर इस तरह का बयान दें जो पाकिस्तान में और पूरे देश में, पूरे विश्व में हमारी हंसी उड़ रही है। इसलिए राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि आप जवाब दीजिए इस फोरवार्निंग से। ये जो आपने पहले ही पाकिस्तान को बता दिया, इससे देश को क्या नुकसान हुआ, यह हमारा लिए जानना बहुत जरूरी है। देश के कितने हवाई जहाज गिरे, देश को क्या नुकसान हुआ और कितने आतंकी बच के भाग गए, यह जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। आप हम कोई भी कह सकते हैं कि इस तरीके से इस देश के भीतर राजनीति होनी नहीं चाहिए जो हो रही है। कोई भी यह कह सकता है कि जब सवाल आतंकवाद का है, जब युद्ध की परिस्थितियां हैं, भारत की विदेश नीति और कूटनीति, ऐसे में उसकी साख कहां बचेगी अगर इस तरीके से सवाल भारत के भीतर राजनीतिक तौर पर खड़े होंगे तो अगला सवाल यह भी है कि इससे पहले कभी किसी युद्ध में, कभी किसी ऑपरेशन के बाद ऐसी परिस्थिति नहीं बनी कि भारत के भीतर की राजनीति और भारत के भीतर सामाजिक सोच के साथ उभरने वाली टीका टिप्पणी राज्यों के मंत्री और इस देश के भीतर वो एसोसिएट प्रोफेसर अशोक यूनिवर्सिटी के हों या इस देश के भीतर सामान्य तौर पर जो भी चर्चा हो रही है, उसने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सभी को उस दायरे में लाकर खड़ा कर दिया जहां पर पहली बार ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी परिस्थितियों को लेकर सवाल है। तो क्या भारत की अपनी सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां अंतर्राष्ट्रीय तौर को प्रभावित करती है या अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में भारत सरकार या इस दौर में मोदी सरकार की जो भूमिका है, उस भूमिका का उपयोग या दुरुपयोग राजनीतिक तौर पर खुलकर हो रहा है? हमें लगता है इसके लिए दो उदाहरण काफी होंगे। दोनों मामले सुप्रीम कोर्ट गए हैं और यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि युद्ध के वक्त में दो वरिष्ठ महिला अधिकारी जब प्रेस ब्रीफिंग करती थी, उसके बाद महिला अधिकारियों को लेकर जो टीका टिप्पणी अपने तौर पर हुई, उसने शायद भारत के समाज के भीतर के उथलेपन को और उसकी त्रासदी को खुलकर जतला दिया। यह इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि राजनीति चरम पर है। बीजेपी के मंत्री जो मध्य प्रदेश में मंत्री हैं, उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। आज हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई है, लेकिन जो कहा है उसके बाद तो वो मंत्री बने नहीं रह सकते हैं, ये खुले तौर पर होना चाहिए, लेकिन उन्हें बख्शा गया।
एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने जो कहा, उसके बाद हरियाणा महिला आयोग ने जो टिप्पणी की, और उसके बाद हरियाणा की पुलिस ने एक झटके में उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 2 दिन की पुलिस रिमांड ले ली। अब कल या परसों सुप्रीम कोर्ट खुद चीफ जस्टिस गवई इस मामले को सुनेंगे। लेकिन एक क्षण के लिए सिर्फ एक सोचिए जरा, 2 मामले हैं और दोनों मामले चूंकि इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि दोनों ने जो कहा और जिस तरीके से कहा वो गौर करने की चीज है। बीजेपी के नेता विजय शाह जो मध्य प्रदेश में मंत्री हैं, 11 मई को दोपहर 2:15 पे महू के राजकुंडा गांव में एक बयान देते हैं। 2 दिन के बाद 13 मई को दोपहर 2:30 बजे वो माफी मांगते हैं, कहते हैं बयान को गलत संदर्भ में ना लें। दोपहर 4:45 पे भारतीय जनता पार्टी के संगठन उन्हें फटकार लगाती है। शाम 7 बजे प्रदेश अध्यक्ष के आवास पर पहुंचते हैं विजय शाह और बताते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने और उसको गलत तौर पे ना लें। रात के 10 बजे बीजेपी के कई नेता कर्नल सोफिया कुरैशी के घरवालों से मुलाकात करने पहुंचते हैं। यह सब हो रहा है और 14 मई को हाईकोर्ट सुओ मोटो लेता और कहता है यह सब क्या हो रहा है, कैसे टिप्पणी आपने कर दी, एफआईआर दर्ज की जाए मंत्री के खिलाफ। रात के 11 बजे 14 मई को इंदौर के मानपुर थाने में एफआईआर दर्ज होती है। सुप्रीम कोर्ट उस एफआईआर को देखकर गुस्से में आ जाता है, हाई कोर्ट गुस्से में आ जाता है कि आपने इतने सरल तरीके से एफआईआर लिख डाली, इसकी भाषा इतनी सरल होनी चाहिए, जो कहा है उन्होंने कैसे आप बर्दाश्त कर सकते हैं। एफआईआर बदली जाती है, कड़क शब्दों में लिखा जाता है। 16 मई को विजय शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है 19 मई को हम आपकी बात को सुनेंगे। और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात सुनी और उनके वकील ने कहा कि वो माफी मांग रहे हैं, तो कहा मगरमच्छ के आंसू मत दिखाइए, हम एसआईटी गठन कर रहे हैं। 3 आईपीएस अधिकारी रहेंगे, उसमें एक आईजी स्तर के और 2 एसपी स्तर के, और उसमें भी एक महिला एसपी स्तर की अधिकारी जरूर रहेगी। एमपी कैडर के वो हो सकते हैं, लेकिन मूल निवासी मध्य प्रदेश के नहीं होने चाहिए और ये पहली रिपोर्ट हमको 28 तारीख को चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। दूसरी तरफ अशोक यूनिवर्सिटी के जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं, वह जिन बातों का जिक्र करते हैं, अली खान महबूबाबाद, उसके बाद 1 दिन के बाद हरियाणा का महिला आयोग कहता है ये महिलाओं को तिरस्कार की दृष्टि से देख रहे हैं। वो उस पर सफाई देते हैं, दोबारा से फेसबुक में पोस्ट डालते हैं, लेकिन नहीं सुनी जाती और उनको अरेस्ट कर लिया जाता और पुलिस रिमांड पर 2 दिन के लिए भेज दिया जाता है। अब वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में आज गया। चीफ जस्टिस ने कहा ठीक है, मैं ही इस मामले को सुनूंगा। अब आप एक क्षण के लिए बताइए, क्या इन दोनों ने जो कहा वो आप एक बार फिर सुनना चाहते हैं? दोनों ने जो कहा, और दोनों को देखने का 2 नजरिया इस देश की कानून व्यवस्था के भीतर है। हम इस बात का क्यों जिक्र कर रहे हैं ये जरूर बताएंगे आपको, लेकिन जरा सोचिए, मंत्री मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह कहते हैं कि उन्होंने कपड़े उतार कर हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी तैसी करने उनको घर भेज दिया, उनके घर भेजा। अब मोदी जी तो कपड़े उतार नहीं सकते, इसीलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आकर तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी, और देश का मान सम्मान और हमारी बहनों के सुहाग का बदला तुम्हारी जाति समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर ले सकते हैं। जिस तरीके से जो कुछ कहा गया, कोई दोहराने की स्थिति में नहीं है। और इसके बाद बीजेपी के मंत्री वो बने हुए हैं, विशेषाधिकार उनके पास है, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बना दी है, वो अभी भी पद पर बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उन्होंने जो लिखा वो लंबा चौड़ा लिखा, और उस लंबे चौड़े के बीच में जिस बात को लेकर आपत्ति व्यक्त की गई उसमें उन्होंने लिखा जो, वह भी सुन लीजिए। उन्होंने लिखा, मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि दक्षिणपंथी लोग कर्नल सोफिया कुरैशी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन वह इतने ही जोश के साथ मॉब लिंचिंग के विक्टिम, मनमाने ढंग से बुलडोजर चलाने वाले और बीजेपी के नफरत के शिकार लोगों की सुरक्षा के लिए भी आवाज उठा सकते हैं।
वो महिला सैनिकों को इतनी मजबूती के साथ आगे करने का नजरिया जो है, दो महिला सैनिकों को इतनी मजबूती के साथ आगे करने का जो नजरिया है वो बहुत अच्छा है और जरूरी है, लेकिन इस नजरिए को जमीनी हकीकत पर उतारना ही भी जरूरी है। अन्यथा यह सब कुछ हिपोक्रेसी यानी प्रोपगेंडा और पाखंड लगेगा कि आप इसको जमीन पर उतारिए और इसी तरीके से महिला सैनिकों को आगे कीजिए। ये पुलिस रिमांड में है, उनकी गिरफ्तारी हुई नहीं है। इन दो बातों का जिक्र सिर्फ हम इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि चीफ जस्टिस BR गवई महाराष्ट्र से आते हैं, महाराष्ट्र के अमरावती से आते हैं। अमरावती के स्लम में उनका जीवन बीता है। वहां से निकले नागपुर पहुंचे, बाबा साहब अंबेडकर की लॉ यूनिवर्सिटी में, लॉ कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई की, डिग्री हासिल की और आज वो चीफ जस्टिस हैं। वो जब मुंबई में पहुंचे तो जो प्रोटोकॉल कहता है उसमें वहां के चीफ सेक्रेटरी हों, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हों, मुंबई के पुलिस कमिश्नर हो, सभी को रहना चाहिए। कोई नहीं पहुंचा और उस पर चीफ जस्टिस BR गवई को कहना पड़ा संविधान से बढ़कर कुछ भी नहीं है और संविधान के तीनों पिलर कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों को अपने काम करने चाहिए क्योंकि सबसे बड़ा संविधान है। संविधान के दायरे के तहत ही भारत में कानून है, कानून के तहत ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार काम करती है। तो यानी एक ऑपरेशन सिंदूर से शुरू हुई परिस्थिति कहां तक आ गई और किस तरीके से आ गई, हमें लगता है चीफ जस्टिस गवई ने जो मुंबई में कहा, मराठी में कह रहे हैं लेकिन सुनिए जरा। महाराष्ट्र राज्यातला एक व्यक्ती चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया म्हणून महाराष्ट्रात पहिल्यांदा येत असताना महाराष्ट्राच्या चीफ सेक्रेटरीला किंवा महाराष्ट्राच्या डायरेक्टर जनरल ऑफ पोलिसला किंवा मुंबईच्या पोलीस कमिशनरला तिथे येण्याची योग्यता वाटत नसेल तर त्याबद्दल त्यांनीच विचार करायला पाहिजे की मला प्रोटोकॉलचा बिलकुलही हे नाही आहे। मी अजूनही अमरावतीला जातो, नागपूरला जातो तर मी पायलट एस्कॉर्ट घेऊन जात नाही। सुप्रीम कोर्टात येईपर्यंत अमरावतीला न्यायालयात असताना मी मोटरसायकलवरून फिरायचो मित्रांच्या। परंतु इट्स अ क्वेश्चन ऑफ रिस्पेक्ट बाय द अदर ऑर्गन्स ऑफ द इन्स्टिट्यूशन टू द ज्युडिशियरी। एका राज्यघटनेच्या एका संस्थेचा प्रमुख ज्या वेळा पहिल्यांदा या राज्यामध्ये येत असेल आणि तोही त्या राज्याचा, तर जी वागणूक त्यांनी दिली ती योग्य आहे की नाही हा त्यांनीच त्यांचा विचार करावा। या लहान लहान गोष्टीमध्ये मला हे नाही, दुसरा एखादा आमच्यातला एखादा कोणी असता तर आर्टिकल 142 किंवा 140 चीफ जस्टिस गवई ने अपनी आखिरी लाइन में आर्टिकल 142 का जिक्र किया तो ठहाका लगा। देखा आपने, सुना आपने। आर्टिकल 142 ताकत देता है सुप्रीम कोर्ट को कि किसी भी निर्णय के लिए और लोगों को न्याय दिलाने के लिए वो किस हद तक जा सकता है, जिसका जिक्र पिछले दिनों इस देश में राज्यपाल और राष्ट्रपति को उनके पास जो बिल जाते हैं वो 3 महीने से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। इसी को तो फैसला दिया और उसके बाद इस देश में एक खटास सुप्रीम कोर्ट और मौजूदा सत्ता के बीच उभरकर खुलकर सामने आ गई। तो क्या इस देश में राजनीतिक सत्ता, इस देश में विपक्ष की राजनीति, इस देश में राज्यों के मंत्री या इस देश के भीतर में किसी भी परिस्थिति में संविधान की व्याख्या क्या हर कोई करेगा? यह सुप्रीम कोर्ट करेगा। और अगर प्रोटोकॉल यह कह रहा है जिसका जिक्र खुद चीफ जस्टिस ने किया, तो यह प्रोटोकॉल तो इस देश के भीतर ऑपरेशन सिंदूर और टेररिज्म को लेकर या पाकिस्तान के साथ जो कुछ हुआ उसको मद्देनजर पार्लियामेंट बुलाकर क्या विपक्ष को पूरी जानकारी नहीं देनी चाहिए? और जब आप अंतर्राष्ट्रीय तौर पर डेलीगेशन भेज रहे हैं तो उस डेलीगेशन को बनाने में भी राजनीति चरम पर है दोनों तरफ से। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ सत्ता की तरफ की राजनीति है, कांग्रेस की तरफ की भी राजनीति रही। 4 नाम मांगे गए, उसमें जिन 4 नामों का जिक्र उनके अपने विदेश मंत्रियों की फेरिस्त में होना चाहिए था, तो कोई भी कहेगा सलमान खुर्शीद का नाम होना चाहिए था। अय्यर साहब
उनका नाम भी होना चाहिए था, मणिशंकर अय्यर। यानी ऐसे सवालों का जवाब और ऐसी परिस्थितियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और विदेश नीति ही जब फंस जाएगी तो फिर ट्रंप हस्तक्षेप करें या ट्रंप कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की दिशा में कदम बढ़ा ले, भारत की राजनीति क्या आपस में उलझकर ऐसी परिस्थितियों को जन्म देने लगी है जहां पर सत्ता से सवाल पूछना इस देश में भारी है और सत्ता को जवाब देना कहीं ज्यादा भारी है। विपक्ष का सवाल उठाना सत्ता के लिए मुश्किल है और सरकार के जरिए जो जवाब दिया जाता है वह उलझन भरा है। ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर कभी नहीं थी। सब कुछ आंखों के सामने है, इसीलिए यह बड़ा सवाल हो चला है। जब डेलीगेशन भी जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, अलग अलग जगहों पर, अपने दूतावास में बैठकर जो वहां निमंत्रण दिया जाएगा कि आप आइए हमारी बात सुनिए, वो दूतावास भारत का होगा। दुनिया के उन 33 देशों में जहां पर यह प्रतिनिधिमंडल जा रहा है वो निमंत्रित करेंगे लोगों को। जाहिर है भोजन पानी की व्यवस्था भी होगी। यहां से जो लोग जाएंगे जाहिर है वो फ्री में नहीं जाएंगे, इस देश के टैक्स पेयर का पैसा होगा। लेकिन इस पूरी परिस्थिति के बीच का एक सच तो यह भी है, जो हुआ उसको लेकर देश के भीतर उलझन है, जो हो रहा है उसको लेकर देश के भीतर परेशानी है। कानून जिस तर्ज पर काम कर रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन को दरकिनार करने की परिस्थितियां जो अलग अलग तरीके से की गई और मुंबई में खुले तौर पर प्रोटोकॉल भी, वह भी चीफ जस्टिस को लेकर नहीं निभाया गया, इससे ज्यादा बड़ी त्रासदी और क्या हो सकती है? सोचिए जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।